हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जिसके अंदर हम ग्रुप्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। ओके, तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, आई हैव अ कॉल। हाँ जी, तो सबसे पहला ग्रुप है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इनका जो सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस गिवन टू यू वैसे ही आपको याद भी रखना है। ये प्रियोरिटी सीक्वेंस भी है। जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के अंदर पहले ग्रुप को कौन सा नाम देना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा वो उसके बाद सेकंड ग्रुप माना जाएगा। तो अगर सबसे पहले किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पहले इसी का नाम आएगा और यही सबसे मेन ग्रुप माना जाएगा। तो जैसे हमने 1 2 3 4 सीक्वेंस में लिया है, आपको वैसे ही इसका सीक्वेंस भी याद करना है। तो मेरे साथ चलिए, आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? वैसे हमने इसके बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया भी था। आर यहाँ RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देखिए यहाँ आर की जगह पर सिंपल सिंपल आर की जगह पर, इस जगह पर एच भी लगा सकते हैं, आर या एच, ठीक है। लेकिन इस तरफ एक कार्बन कम से कम होगा। COOH, ओइक एसिड, ये है इसका सफिक्स। जब पीछे हम नेम लगाते हैं तो उसके पीछे लिखते हैं ओइक एसिड। चीज अभी लिख लीजिएगा, जो भी चीजें बताई जा रही हैं धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। 2 3 लेक्चर हैं नेमिंग के बेटा, ठीक है। ये समझिए आज हम पहला लेक्चर लगा रहे हैं, पीछे जो कि वो बहुत रॉ मटेरियल था, बहुत बेसिक था। तो आज देखिए अब क्या हो रहा है। RHCOOH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में हमने बात की है। ओइक एसिड इसके नाम के पीछे लगता है, पहले हमने नेम के पीछे लगाने वाला कुछ नहीं किया था। तो देखिए ये है C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर OH, ठीक है। OH अगर लगा है और C डबल बॉन्ड O है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वैलेंसी खाली होती है, इस तरफ आप कुछ मत मानिए। तो आप अपनी मर्जी से H भी लगा सकते हैं, R भी लगा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। R का मतलब कार्बन की चेन। तो इसको अब अगर इसको कंडेंस फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H लिख दिया, फिर COOH। तो यहाँ COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और इसका नाम क्या है, एक ही कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हमने बात की थी मिथ लगाते हैं, मिथ। 2 के लिए इथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं। ये 10 तक हमने बात की थी। यस, याद है सभी को? लर्न है मेथिल ब्यूट पेंटेक्स, है ना? ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है तो इसलिए लगा मिथ, और मिथ एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो अकेला कार्बन है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं कि कार्बन दूसरा कार्बन है नहीं। तो मिथ एन, दैट इज अगर एक कार्बन की चेन हो और बाकी सब हाइड्रोजन लगे हो तो उसको बोलते हैं मिथेन। लेकिन इस मिथेन के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस कार्बन के हाइड्रोजन हटा रखे हैं और इसके साथ में जस्ट एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये मिथेन वाला कार्बन है। तो इसलिए इसकी जगह पर लिखा जाता है मिथेन वाला कार्बन। और अब हमने क्या किया, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा रहने दिया और बाकी C डबल बॉन्ड OOH, 4 वैलेंसी ऐसे कंप्लीट कर दी। COOH यानी कि इसको ग्रुप बना दिया, तो मिथेन वाले कार्बन को ग्रुप बनाया। तो मिथेन तो ऐसा कैसा रहेगा, E हट जाएगा, क्यों? तो ये चीज देखिएगा भाई, केमिस्ट्री के अंदर जनरली आपने AEIOU 5 वोवल पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में 6 होते हैं, Y भी वोवल होता है, समझ लीजिए। तो अगर इनमें से कोई भी लगा हो, इनमें से कोई भी लगा हो, जैसे यहाँ पर मिथेन के साथ में क्या लगा होता, मिथेन के बाद मिथ एन और ई लगा था, तो ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ओइक एसिड हमें अब लगाना है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड, ई और ओ इकट्ठा नहीं आएंगे, इसलिए ई को ड्रॉप कर दिया, मिथेन ओइक एसिड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथेनोइक एसिड। यस, समझ में आया सबको? मिथेनोइक एसिड कैसे बनता है, क्लियर है? एक कार्बन इसलिए मिथ लेंगे, सब सिंगल बॉन्ड्स है, मिथेन लेंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ओइक एसिड पीछे लगाना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है।
मिथेनोइक एसिड। अब मान लीजिए एक की जगह 2 कार्बन ले लेते हैं, दैट इज 2 कार्बन। तो इसी तरफ आप कार्बन लगा सकते हो, इस तरफ कार्बन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर OH नहीं रहा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं रहेगा। तो COOH तो आपको सब में मिलेगा, COOH। तो इस H को ड्रॉप करके मैंने यहाँ कार्बन लगाया, तो कार्बन की बाकी की वैलेंसी जो 3 और मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन और लगा दी, दैट इज CH3। सिंपल लिख सकते हैं। 2 कार्बन की चेन है तो 2 के लिए लगता है इथेन, इसका भी ड्रॉप हो जाएगा और ओइक एसिड पीछे लग जाएगा, दैट्स इट, इथेनोइक एसिड। और इसी को विनेगर बोलते हैं। अगर विनेगर, मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, 5% हमारे पास क्या होता है, 5% तो एसिड लेते हैं, एथेनोइक एसिड दिस वन, और 95% क्या होता है, वाटर होता है। और इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं विनेगर, सिरका, जो अचार में यूज होता है। यस, क्लियर है, इसका नेम समझ में आ गया सबको, ग्रुप याद हो गया, ठीक है। आगे बहुत सारे आएंगे, पहला आसान लगेगा, दूसरे में फिर कंफ्यूजन होगी, इसीलिए लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर 1 से लेकर 100 तक, 1 कार्बन 2 कार्बन 10 कार्बन तक जनरली आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, याद भी हो जाएगा 10 तक। 11 12 भी बहुत से बच्चों को लर्न हो जाता है। उसके बाद 13 14 और आगे 20 और 21 22 ये चीजें बच्चों को लर्न नहीं होती। तो हमने इन सब को कवर किया है आपके सामने, और जनरली बच्चों को पता भी नहीं होता है, तो ये अब आपके सामने देखिए। 1 कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, 8 के लिए ओक्ट आता है, नॉन के लिए 9 आता है, डेक है दिसंबर के लिए, दिसंबर सॉरी नहीं डेक मतलब 10 के लिए, दिसंबर बोल रहा हूँ डेक से, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, अनडेक, अनडेक का मतलब 11, डू डेक का मतलब 12, ये ध्यान रखना, अनडेक, डू डेक 11 12। ट्राई डेक का मतलब 13, टेट्रा डेक का मतलब 14, आइकोस दैट इज 20 के लिए बिल्कुल अलग है। तो जहां मैंने ये देखिए ये लगा रखे ना, ये रेड वाले, मतलब इनको 10 तक सबको याद होता है, अनडेक, डू डेक, फिर ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इसी तरह से सारे आएंगे, नॉन डेक भी आएगा लास्ट में 20 के लिए आइकोस। तो जो रेड लाइंस वाले हैं ये अगर याद है तो बीच का तो आप लिख ही लोगे, है ना। फिर 20 के बाद आता है हेनिकोस, हेनिकोस 21, डूकोस 22, ट्राइकोस, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सेम आएगा, मतलब 21 और 22 के लिए अलग है हेनिकोस और डूकोस। फर्दर 30 के लिए ट्राइकोंट, इट इज ट्राइकोंट, वो आइकोस था, ये ट्राइकोंट है। 30 कार्बन की चेन के लिए। हालांकि इतनी बड़ी कार्बन की चेन आपको नहीं दी जाएगी नेमिंग में, लेकिन ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि हम 30 से ऊपर भी बढ़ेंगे। 30 के बाद 31 को बोलते हैं हैनी ट्राइकोंट, हैनी तो वही उठा लिया, कोस की जगह पर हम लगाएंगे ट्राई, ठीक है। फिर उसके बाद कोंट, हैनी ट्राइकोंट, तो ट्राइकोंट मतलब 30 के लिए है, तो हैनी ट्राइकोंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड के लिए डू ट्राइकोंट, फिर ट्राई ट्राइकोंट, इस तरह से आ जाएगा, है ना। फिर टेट्राकोंट 40 के लिए, फिर पेंटाकोंट 50 के लिए, फिर हेक्टा, हेक्ट नॉट हेक्टा, इट इज नॉट ए, ये ध्यान रख लेना, यहाँ ए ड्रॉप है, हेक्ट मतलब 100। यस, क्लियर है बेटा, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए 1 से 100 तक जब भी लिखना चाहो तो ऐसे कुछ बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब देखिए एक ग्रुप हमने कर लिया, अब दूसरा ग्रुप आएगा। ये दूसरा ग्रुप, इसकी प्रियोरिटी भी सेकंड है। यस सरस्वती बेटा बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? हैव यू एनी क्वेरी? माइक से बोल सकते हो आप, माइक यूज कर लीजिए। रिपीट करूं, किस चीज को रिपीट करूं बेटा? वो जो नेमिंग है उसको, 1 2 3 4 वाली, ठीक, रिपीट करते हैं। देखिए 1 के लिए मिथ होता है, ये आपके पास पूरी स्लाइड जाएगी, नो वरी अबाउट दिस, लेकिन ये सारी आपको याद करनी है, लिख लिख कर याद कर लिए। 1 के लिए 1 कार्बन, अगर 1 कार्बन की चेन है तो मिथ लगेगा, 2 की है तो इथ लगेगा, 3 की है तो प्रोप लगेगा, 4 की है तो ब्यूट लगेगा, 5 की है तो पेंट लगेगा, 6 की है तो हेक्स लगेगा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक लगता है, 9 के लिए नॉन, और डेक के लिए 10। कम से कम आपको डेक तक तो फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए। इवन डेक और डू डेक भी बहुत यूज होते हैं, ठीक है। 12 तक, 12 तक आपको सारा याद होना ही चाहिए।
उसके बाद वाला जो है वो जनरली आपसे नहीं पूछा जाता, कभी कभार पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए हमने 100 तक इसको कवर किया है। तो नेक्स्ट 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, यानी अनडेक डूडेक के बाद ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्सा, हेप्टा, ये सब चलेगा। फिर लास्ट में 20 के लिए क्या करें? 20 के लिए आइकोस, आइकोस का मतलब 20, दैट्स इट, 20 कार्बन की चेन। फिर हेनिकोस 21 के लिए, कोस पीछे, आई का मतलब यहाँ आप मान सकते हैं 20, I-20 जैसे गाड़ी का नाम होता है ना, तो कोस पीछे लगता होता है, I-20 की जगह पर I-20, आइकोस दैट इज 20। फिर कोस पीछे ही लगेगा, हेनिकोस मतलब 21, डूकोस मतलब 22, ट्राइकोस, टेट्राकोस, पेंटाकोस एंड सो ऑन, ये 23, 4, 5 है। और फिर लास्ट में 30 के लिए लगाते हैं ट्राइकोंट। अब कोस की जगह पर कोंट लगेगा, और 30 है इसलिए ट्राई लगा, 3 के लिए 30 लग गया। फिर 31 के लिए हैनी ट्राइकोंट, हैनी ट्राइकोंट सेम। फिर 32 के लिए क्या लगेगा? सेम टू सेम, डू ट्राइकोंट, फिर ट्राई ट्राइकोंट, फिर टेट्रा ट्राइकोंट एंड सो ऑन, है ना। फिर लास्ट में 40 के लिए टेट्राकोंट, 50 के लिए पेंटाकोंट, सेम हो जाएगा, टेट्राकोंट, पेंटाकोंट, हेक्साकोंट, हेप्टाकोंट, ऑक्टाकोंट, नोनाकोंट, डेकाकोंट, ये जो है ना डेका, नोना, ऑक्टा, ये सब सेम चलेंगे बाद में, है ना। फिर लास्ट जो 100 है था उसके लिए हेक्ट लगता है, दैट्स इट। यस, क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? लिख कर याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज जरूर देखना, लिख कर तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए दूसरा ग्रुप आया, पहला ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर पहले नंबर पर आता है, उसका नंबर भी 1 है, याद रखना। फिर दूसरा ग्रुप है सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? आर लगाया, एस डबल बॉन्ड हो ऊपर, डबल बॉन्ड हो नीचे, ओ एच, आर एस ओ ओ ओ एच, है ना, यानी कि 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो SO3H, ये होता है सल्फोनिक एसिड का ग्रुप, ऐसे दिखाते हैं इसे। और इस तरफ आर लगा होगा, ओके, H2SO3 मत लगाना इसको, वो सल्फोनिक एसिड ही बन जाएगा, H नहीं लगाएंगे, R ही लगाएंगे। यहाँ मैंने R ही लिखा हुआ है, H नहीं लिखा, ठीक है, वरना ऑर्गेनिक रहेगा ही नहीं, इनऑर्गेनिक बन जाएगा। H लगा दोगे ना तो H2SO3 बनेगा, ये सल्फोनिक एसिड, जिसका पूरा नाम ही सल्फोनिक एसिड, एक्चुअल में H2SO3 से ही सल्फोनिक एसिड नाम आया, ठीक है। तो वो हम ऑर्गेनिक में यूज नहीं कर सकते हो, तो इनऑर्गेनिक हो गया अगर H लग जाए तो, यहाँ कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए कम से कम एक कार्बन यहाँ लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ R लगेगा ना कि H। क्लियर है ये बात? तो SO3 3 कैसे लगे हुए हैं? सल्फर की यहाँ वैलेंसी 6 है भाई, 2 ऑक्सीजन से इधर है, 2 ऑक्सीजन से इधर है, 1 ऑक्सीजन से इधर है और 1 इधर है R से, तो टोटल वैलेंसी 6 है सल्फर की सल्फोनिक एसिड के अंदर। और यहाँ कार्बन कम से कम एक जोड़ेंगे तो मिथेन, देखिए अब इसका नाम क्या होता है? मिथेन, और पीछे क्या लगाते हैं? पीछे सल्फोनिक एसिड ही चलता है। मिथेन था हमारा, मिथेन, CH4 था मिथेन, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया, कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, है ना, इसके साथ SO3H लगा दिया, तो ये बन गया सल्फोनिक एसिड, दैट्स इट, मिथेन सल्फोनिक एसिड। हाँ भाई, क्लियर है सबको? R का मीनिंग होता है बेटा कार्बन की चेन, कम से कम एक कार्बन, R का मतलब होता है कम से कम एक कार्बन लगा हुआ है, दैट इज कार्बन की चेन। क्लियर है गौरव? ठीक है, जशन ने आंसर दिया है, कार्बन होता है R का मतलब कार्बन की चेन। इट मे बी फर्स्ट 1 2 3 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन कार्बन की चेन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पक्का लगा हुआ है ना, वो डिफॉल्ट में होता है, उसकी कोई भी वैलेंसी बच जाए, हाइड्रोजन ही उस वैलेंसी को कंप्लीट करता है ऑटोमेटिकली। तो मिथेन है, सीधा सीधा मिथेन से बना, ई यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, क्यों? हम इसको अलग लिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो बीच में कोई वोवल का कोई नहीं है, हम स्पेस डाल रहे हैं ना बीच में, तो जब स्पेस डलता तो फिर वोवल का कोई चक्कर नहीं, तो मिथेन ही है सल्फोनिक एसिड, मिथेन सल्फोनिक एसिड। अगर 2 कार्बन की चेन हो तो इथेन बनेगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो CH3CH2, इन दोनों को जोड़ दिया, C2 और H5, C2H5। अब ये वाला H आप यहाँ नहीं जोड़ सकते वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको लिखने का कंडेंस्ड फॉर्मूला भी C2H5 SO3H, इसको तो आपको बिल्कुल SO3H को अलग से ही दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या है? 2 कार्बन की चेन, सारे हाइड्रोजन है, इथेन है, ये सल्फोनिक एसिड, इथेन के साथ सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, इथेन सल्फोनिक एसिड। यस, क्लियर है बेटा? सेकंड ग्रुप सबको आ गया समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्टर्स। अब बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर तीसरे नंबर पर आएगा, पहले पर क्या था?
कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पर सल्फोनिक एसिड। रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए अच्छे तरीके से, डिटेल में सब चीजें। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तीसरे पर क्या है? एस्टर्स। अब एस्टर क्या होता है? फ्रूटी स्मेल होती है भाई एस्टर्स की, बता देते हैं, है ना। पहले परफ्यूम्स में थोड़ा बहुत यूज होता था, अभी नहीं यूज होता है इतना। आई डोंट नो क्लियरली कि अब भी यूज करते हैं कि नहीं, ठीक है। परफ्यूम्स में और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो एस्टर्स जो है वो परफ्यूम्स के जैसा कुछ स्मेल देती है, मतलब फ्रूटी स्मेल। सिंपल बात, फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर्स की। तो फ्रूटी स्मेल, अब जरा देखिए क्या होते हैं एस्टर्स। आर एच सी ओ ओ आर, COOR है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? C डबल बॉन्ड O और OH था। इस H को मैंने यहां से हटा दिया, इसकी जगह परमानेंटली R जोड़ दिया। इधर मैं R या H जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही सेम टू सेम ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे R या H जोड़ सकते हैं, और इधर सिर्फ H था। कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में जो COOH है, उस H को हटाकर R जोड़ दो, बस आपका ग्रुप बन गया। यस, ये बन गया एस्टर। क्लियर है? तो इसको लिखते कैसे हैं? COOH था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, तो इसको COOH की जगह COOR लिखेंगे, और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है जिसमें R या H जुड़ सकता है। क्लियर है भाई? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस RH लगा, हटा के R लगाना है। याद करने का तरीका समझ में आ गया? एस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एस्टर। इसके पीछे क्या लगता है? पीछे लगने वाले को बोलते हैं सफिक्स। आगे देखेंगे हम उसको भी, लेकिन अभी याद रख लेना, उस वर्ड को याद रखना, सफिक्स। O8 लगता है, O8। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? ओइक एसिड, और इसमें लगता है O8, OATE, O8। तो देखिए, चलिए नाम बनाते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहला नाम C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH3। यहाँ कम से कम एक कार्बन की चेन आएगी, इधर आप H लगा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ H लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हम H नहीं लगा सकते, तो कम से कम एक कार्बन की चेन लगानी पड़ेगी, एक कार्बन लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, H ये रहा, ये रहा, COO ये रहा, COO, CH3 ये रहा, CH3। तो इस तरह से हमने इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बना लिया। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? अब ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई। कार्बन की चेन कंटिन्यू है, सपोज कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है लगातार, उस चेन को एक नाम दिया जाता है। अगर बीच में कार्बन की चेन के बीच में गैप आ गया, तो वो दोनों अलग अलग कार्बन की चेन हो गई, उन दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। यहां पर वही हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये कार्बन की एक कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो गया ये मीथेन वाला, है ना, इसको अलग से नाम देंगे। ये एक कार्बन की चेन है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं दोनों। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो वो एक ही चेन में काउंट होगा, लेकिन अगर किसी और चीज के साथ कार्बन जुड़ रहा है तो उसकी चेन अलग मानी जाएगी, वो अलग ही होगा, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है कार्बन की चेन। तो हम इन दोनों दोनों को अलग लेंगे। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा है, जिस कार्बन की चेन के साथ डबल बॉन्ड O लगा है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ, ये एक ही कार्बन है, तो मीथेन आएगा, और इसके पीछे O8 लगेगा। किसके पीछे O8 लगेगा? जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा है, C डबल बॉन्ड O। और जो दूसरा कार्बन है, क्योंकि नॉर्मल है, उसको मीथेन था ये, तो मीथेन से ये बन जाएगा मिथ एन। तो मीथेन की जगह पर हम यहाँ एन काटकर YL लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप बन जाएगा ये। यस, ये बात समझ में आई? दूसरे कार्बन की चेन ग्रुप की तरह काम करेगी, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथ, इथ एन का एन हटा दो, YL लगा दो, इथ आइल। प्रोपेन, तीन कार्बन की चेन, प्रोप एन, इसका एन हटा के YL लगा दो, प्रोपाइल। तो इस तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल सारे ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ अकेला कार्बन है, मिथाइल लग गया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? हम मिथाइल को सबसे पहले लिखेंगे, जो याद रखना आप, जो असली नाम होता है ना O8, O8 लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट एंड उसी से करते हैं, ठीक है। तो जिसका मेन नाम होता है वो सबसे लास्ट में आता है, तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज मिथाइल मेथेनोएट। मिथाइल पहले, फिर मेथेनोएट। यस, ये नाम समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है? ठीक।
यस जौरवी बेटा, आपका क्या डाउट है, बोलिए। Sir, I have a doubt like in the first example, it is HCOOCH3, and in the end, if we add one more CH3, then it will be instead of methyl, it will be ethyl. या Okay. राइट, यस वो भी करेंगे, जस्ट वेट ए मोमेंट, नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो। ओके, तो अब देखिए, अब बात करते हैं भाई, एक कार्बन तो हमने लगा दिया, अब मैंने बोला था कि हम इसमें इधर भी कार्बन और या H लगा सकते हैं, इस तरफ तो मैंने H लगाया, तो सबसे छोटा एस्टर ये बन गया, इससे छोटा एस्टर नहीं हो सकता। मिथाइल मेथेनोएट इज द स्मॉलेस्ट एस्टर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर इससे बड़ा बनाना है तो देखो, ये कार्बन की चेन भी बड़ी कर सकता हूँ, यहाँ से CH2 लगाकर CH2 कितनी भी बड़ी कर सकता हूँ मैं इसे, लास्ट में CH3 से एंड हो जाएगी। इस तरफ भी मैं CH2 लगा के कितनी भी बड़ी कर सकता हूँ, तो बाद में तो ये कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट कम से कम एस्टर ये होगा, सबसे छोटा एस्टर। अब बात करते हैं, तो हम दोनों तरफ से कार्बन की चेन को बढ़ाएंगे, फिर इसकी मीनिंग दोबारा से देखेंगे, मेरे साथ लिखते रहिएगा, बहुत अच्छे से याद होगा। तो देखिए, अब हमने क्या किया, इस तरफ H को हटाकर CH3 जोड़ दिया, है ना, बाकी सब सेम है। आप देखो, क्योंकि हम इधर वाले कार्बन को तो हटा ही नहीं सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ H नहीं लगा सकते, H लग जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O जिस कार्बन के साथ लगा है उसके साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है कार्बन, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसलिए ये दो कार्बन की चेन मानी जाएगी। ये समझ में आया, दिस विल बी 2 कार्बन चेन, है ना। और दूसरी तरफ देखते हैं, अब बीच में ये गैप आ गया, तो इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ना कि कार्बन के साथ डायरेक्टली, तो ये कार्बन की एक ही कार्बन की चेन मानी जाएगी। और इस कार्बन को, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन को मेन चेन का नाम दिया जाता है, ये 2 कार्बन है तो लगेगा इथेन, और क्योंकि ये एस्टर है तो ये लगेगा O8, इथेन O8, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथेन O8। और इधर क्या आएगा, ये सिर्फ मीथेन था तो मिथाइल बन जाएगा, एज ए ग्रुप काम करेगा, जिसका नाम होगा मिथाइल एथेनोएट। यस, क्लियर है, मिथाइल पहले लिखा जाएगा, एथेनोएट बाद में, जो मेन नाम होता है वो बाद में लिखा जाएगा, समझ गए सारे, है ना। ऐसे करके इसका नाम बढ़ता जाएगा। अब मिथाइल की जगह अगर मैं यहाँ एक और नाम करते हैं, देखिए CH2 और यहाँ CH3 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये भी 2 कार्बन की चेन बन गई। तो अगर ये 2 कार्बन की, तो इसका नाम होगा इथाइल, इथ, और एन की जगह पर YL लगा दो, इथाइल। तो नाम क्या होगा अब इसका नाम होगा इथाइल और एथेनोएट, वो सेम रखा हमने, इथाइल एथेनोएट। क्लियर है भाई सबको, इस तरह से कार्बन की चेन्स के नाम बनते हैं। अब ध्यान देना मेरी बात, हम 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको 1 to 10 एक कार्बन से लेकर 10 तक के एग्जाम्पल लिख लिख कर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस, अगर नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, ध्यान रखना। 1 से 10 तक सबके नाम लिखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ हर एक एलिमेंट और हर एक मॉलिक्यूल के लिए सेम टू सेम आपको भी 1 से 10, हमने 2 कर लिए, 8 और आपको 8 ना करें कोई बात नहीं, कम से कम 6-7 तो करने ही है, ये 2 के अलावा 6-7 टोटल, है ना। तो 8-9 तो आपको एग्जाम्पल नोनेन या डेकेन तक आपको करना है ना। अगर ये कर लेते हैं फिर आपको ग्रुप अच्छे से याद होंगे, लिख कर देखेंगे तो, क्योंकि ये 1-2 नहीं है बेटा, बहुत सारे हैं। अब 1-2 तो याद हो सकता है, बहुत सारे याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर अब देखिए भाई, एस्टर्स हो गए, ठीक है। अब एस्टर्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप करते हैं, याद रखना, सबसे पहला ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ग्रुप था सल्फोनिक एसिड, तीसरा ग्रुप है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, एक्स्टर के बाद आता है 4th नंबर के ऊपर एसाइल हैलाइड, इनका सीक्वेंस याद रखना, याद रख लेना। एसाइल हैलाइड को एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, दोनों नाम सेम है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए नाम भी अलग होंगे, लिए तो नेम भी अलग मिलेंगे आपको, है ना, और बहुत सारी चीजें नेमिंग भी याद करनी पड़ेगी इनकी, है ना। तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ लिख कर याद कीजिए। सोचिए जरा, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर क्लास में आप लोगों को, मैं आपकी क्लास में पढ़ाने आया हूँ, आपकी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नाउ मैं अपना नाम बताता हूँ, दैट्स माई सेल्फ इज मंजीत भारद्वाज। 50 के 50 बच्चों को सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, उनको याद हो जाएगा, सबको मेरा नाम याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपना नाम बताते हैं, 50 स्टूडेंट्स देयर आर इन द क्लास, मैं 50 के 50 स्टूडेंट्स का नाम याद नहीं रख पाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, उनके फेस भी मैच होने चाहिए, मुझे नाम याद रह जाए लेकिन मेरे को यही ना बताओ ये कौन है, ये कौन है, फेस मैच ना हो, तो मुझे फेस और नाम के लिए क्या करना पड़ेगा,
1-2 महीना हर रोज आप लोगों से नाम लेकर बोलूंगा, आपका अटेंडेंस लगाऊंगा, है ना, फिर टेस्ट चेक करूंगा, टेस्ट में भी बाय नेम आप लोगों को याद रखूंगा, तब जाके याद होगा। दैट इज द लॉट ऑफ प्रैक्टिस ना बेटा। वही चीज यहाँ पर है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, सबके नाम हैं, नेम के बाद में उनका जो नेमिंग है वो भी है, पीछे क्या लगेगा उसके पीछे, है ना, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, मतलब उसके 10-10 मॉलिक्यूल, तो बहुत सारा वर्क बन जाएगा। अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो 50 नाम याद कर लेना क्लास में पहले दिन, आपको अपने 50 फ्रेंड्स के नाम याद होंगे पूरी क्लास के, वो हो जाते हैं। टीचर को भी 1-2 महीने में याद हो जाते हैं, क्योंकि टीचर प्रैक्टिस नहीं करता। यानी कि यहाँ दिमाग का खेल नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस का खेल है। मोस्ट ऑफ द गाइज, ज्यादातर बच्चे पीछे रह जाते हैं, उसका रीजन होता है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दिमाग अच्छा होते हुए भी। और बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं, एवरेज दिमाग होता है लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार लगे रहना, और वो कामयाब हो जाते हैं। अब चॉइस आपकी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। दिमाग कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि मेहनत कितनी अच्छी कर रहे हो, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लिख कर आपको याद करना है। तो एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड भी बोलते हैं भाई इसको। देखिए इसका ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड इसमें भी होगा, लेकिन वहां OH और OR नहीं होने वाला है, यहाँ पर सीधा क्लोरीन लगेगा। सी डबल बॉन्ड के साथ जब क्लोरीन लग जाए, ठीक है, या क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी लग सकता है। हेलोजेंस, हैलाइड मतलब हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, उनको हेलोजेंस बोलते हैं। 17th ग्रुप, जनरली आपको यहाँ क्लोरीन ही मिलेगा, जनरली क्लोरीन मिलेगा, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नाम तो सबके लिए रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ नाम हमने क्या रखा, इसके पीछे लगाते हैं ऑयल, OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ऑयल हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, जनरली क्लोरीन होता है तो सीधा क्लोराइड लग गया, है ना। तो चलिए अब इसका नाम देखते हैं। यहाँ पर H या R दोनों लग सकते हैं, तो पहला मॉलिक्यूल बनाएंगे इसका, ठीक है, एसिड क्लोराइड का या एसिड हैलाइड का। सी डबल बॉन्ड के साथ Cl लगा तो क्लोराइड बनेगा, इस तरफ H लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, है ना, कंडेंस्ड फॉर्मूला HCOCl, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये भी आपको लिखना आना चाहिए और हर बार लिख के देखना इसको, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है और बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला ही आपको पेपर में मिलने वाला है, ऐसी फॉर्म नहीं मिलेगी। तो आप कंडेंस्ड फॉर्मूले पर भी फोकस कीजिए, प्रैक्टिस से ही याद होगा, है ना। तो देखते हैं आप, एक कार्बन है तो मीथेन बनेगा भाई, पीछे ऑयल लगेगा और क्लोराइड लगेगा, ऑयल क्लोराइड, बात खत्म हो गया, सिंपल नेमिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर अगर 2 कार्बन की चेन है तो इथेन लगेगा, ऑयल लगेगा, क्लोराइड लगेगा, 3 है तो मिथिक प्रोप्यूटमेंट हेक्स एंड सो ऑन, दैट्स द सिंपल नेम। नेम बहुत सिंपल है, ऑयल क्लोराइड, बस ये याद रखना। क्लियर है, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। व्हाई इट इज एसाइल, देखिए क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव है, C डबल बॉन्ड O OH से मिलकर बनता है, एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसको बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज होता है, इसलिए इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, मतलब एसिड से मिलकर बनने वाला हैलाइड। OH चला गया और क्लोरीन लग गया, इसलिए इसका नाम एसिड हैलाइड है। एसाइल हैलाइड क्यों बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप, एसाइल या कार्बोनाइल। क्लियर है भाई सबको, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको हम एसाइल या कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। 2 वैलेंसियां जिसकी खाली होती हैं कार्बन में, 2 वैलेंसी डबल बॉन्डेड होते हैं, एसाइल या कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज व्हाई इसका नाम एसाइल हैलाइड भी और एसिड हैलाइड भी है, क्योंकि एसिड हैलाइड से मिलकर बनता है, एसिड से मिलकर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए भाई, एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड के बाद में ग्रुप आता है 5वां ग्रुप, एसिड एमाइड, दैट इज एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में क्या होगा, वही एसिड मतलब एसिड्स का डेरिवेटिव है, C डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और क्लोरीन की जगह पर NH2 लगा दो, बस बन गई बात। तो NH2 ग्रुप लगा है, इसलिए पीछे लगाते हैं एमाइड, पीछे इसके एमाइड लगेगा। अब नाम देखिए, यहाँ R या H हो सकता है, तो पहला अगर H लगाएंगे, है ना, H लगा दिया, C डबल बॉन्ड लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो इसको लिखेंगे HCONH2। और इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मीथेन लगेगा, और पीछे क्या लगता होता है, एमाइड, मिथेनामाइड, ई कट जाएगा, याद रखना, AEIOU, एमाइड में A होता है तो E मीथेन का कट जाएगा यहाँ पर, इट विल बी ड्रॉप्ड एंड A is already with the amide, so the name will be methenamide and there is no gap in between the name of the 2 different words। यहाँ नाम नहीं, नाम के बीच में गैप नहीं है, ध्यान दे लेना। हम जनरली एसिड लिखते हैं
तो गैप लगाते हैं, ओइक लास्ट में एसिड लिखा जाता है ना। तो ये एमाइड कुछ ऐसा सा ही नजर आता है कि ये भी अलग लिखना चाहिए, बट ये अलग नहीं है। और नेमिंग में एक खास चीज बता देता हूँ आपको कि अगर कोई चीज साथ है तो साथ ही लिखनी पड़ेगी, अगर कोई चीज अलग है तो अलग लिखनी पड़ेगी। ये साथ है, इसको साथ लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे एग्जाम में अलग लिख देते हैं सपोज, तो टीचर इसको गलत कर सकता है, क्योंकि वो गलत ही माना जाएगा। यू आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द आईयूपैक। आईयूपीएससी नेम्स को आप विरोध कर रहे हैं कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, है ना, और वो तो गलत है। इसलिए उस रूल को याद रखिए, एमाइड साथ आता है, मिथेनामाइड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है बेटा? 2 कार्बन लगे हो तो 2 के लिए इथ लगता है, इथेन एमाइड, इथेनामाइड, ई विल बी ड्रॉप्ड, इथेनामाइड। अब भाई समझ में आ गया सबको? इस तरह के आपको 10 लिखने हैं टोटल, है ना, 7-8 तो लिखिए। मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, हेप्टेनामाइड, ऑक्टेनामाइड, नोनेनामाइड, डेकेनामाइड, सब बना बना के 1 से 10 तक लिखिए। याद भी कीजिए, फिर लिखिए। याद करके दिमाग में ग्रुप बनाया, याद किया, फिर सबको लिखना है। ऐसे लिखेंगे सारे ग्रुप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, एसिडामाइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 6th ग्रुप। 6th ग्रुप आता है नाइट्राइल्स, दैट इज नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? वैसे तो इसको साइनाइड से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन आईयूपैक नेम इसका नाइट्राइल है। देखिए साइनाइड क्या होता है? केसीएन का नाम सुना आप सभी ने? केसीएन ऊपर बना भी रखा है मैंने। पोटेशियम साइनाइड सुना है किसी ने नाम? सुना है, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड एक जहर होता है, सबको पता होगा, अगर सुना है तो। नहीं पता तो बता देते हैं, जहर होता है, बहुत खतरनाक जहर। वो फिल्मों में देखते थे ना, वो गुंडे होते थे, और आप लोगों ने भी शायद कोई पिक्चर, पुरानी पिक्चर देखी होगी। हमारे टाइम में तो पुरानी पिक्चरें आती थी, है ना, हमने तो देखी है। वो गुंडे होते थे तो वो कॉलर के ऊपर ऐसा करके कुछ चबा जाते थे और मर जाते थे। हम अपने मालिक के बड़े वफादार हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, है ना। ये वही है, इसको चबाते ही खत्म। 1 ग्राम केसीएन जो है वो 3 लोगों को मारने के लिए इनफ है, 3 लोगों को मारने के लिए। नमक के जैसा होता है, व्हाइट इन कलर होता है, ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं है, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, ना स्मेल है ना टेस्ट है। किसी की भी सब्जी में डाल दो, है ना, बंदा खत्म। लेकिन ये मिलता नहीं है कहीं पे, ये मत सोचना कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, ये मिलता नहीं है, ढूंढने से भी ना मिले, खरीद भी नहीं सकते, है ना। बहुत रेयरली, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन होता है और वहाँ पर बहुत ध्यान से इसको दिया जाता है या मिलता है, ये बड़े केयरफुली तरीके से मिलता है ना। तो केसीएन साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड जहर का काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जहर है। तो इसी का ग्रुप है भाई, हम कह सकते हैं नाइट्राइल्स, दैट इज साइनाइड। तो कार्बन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। अब 1 वैलेंसी रह गई, तो 1 वैलेंसी वो हमारे H के साथ या R के साथ बनाएगा। पोटेशियम साइनाइड में इस पे पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पे, कार्बन पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब सीधी सी बात है भाई, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, ठीक है, जिन दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कार्बन ले गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके जाएगा, तो दोनों यहाँ पे दिखा दिए। अब एक तो इसका खुद का था, एक इसने पोटेशियम का ले रखा, तो इसलिए इस पे आ गया नेगेटिव, 1 नेगेटिव आएगा, और पोटेशियम का 1 चला गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। तो ये कुछ ऐसा होता है। यस, क्लियर है सबको? तो साइनाइड ग्रुप में केसीएन, ठीक है। अब देखिए यहीं से, इसी से हम इसको समझेंगे। तो साइनाइड लग गया, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल है। चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? 4th बॉन्ड R या H के साथ बनाएगा कार्बन। तो इस तरह से कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर लेता है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी? 3। नाइट्रोजन तीनों वैलेंसी पूरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। साथ में नाइट्रोजन क्या है? तीनों वैलेंसीज के साथ नाइट्रोजन और क्या कर रहा है? एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास, याद रखना। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो 1 लोन पेयर विद 3 बॉन्ड्स, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है। तो भाई नाइट्रोजन की भी कंप्लीट हो रही है वैलेंसी, कार्बन की भी कंप्लीट हो रही है, और इसके पीछे लगता है नाइट्राइल। आईयूपीएससी नेम है इसका नाइट्राइल, है ना, वैसे साइनाइड बोल देते हैं। HCN, तो क्या नाम होगा इसका? H लगा दिया हमने R की जगह पर, एक ही कार्बन है, तो मीथेन नाइट्राइल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, मीथेन नाइट्राइल। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? 2 कार्बन अगर हो तो, एक तो साइनाइड वाला कार्बन है ही है, इसको काउंट करना है। कई बार हम क्या करते हैं, साइनाइड वाला तो कार्बन ग्रुप में नहीं आया, ये तो ग्रुप है, इसको काउंट नहीं करते बच्चे,
ये ध्यान रखना, साइनाइड वाला कार्बन 1 कार्बन काउंट होगा और दूसरा CH3 है ना। इथेन नाइट्राइल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्राइल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके भी आपको 10 तक डेक तक सारे बनाने। अब नाइट्राइल का एक उल्टा होता है, आइसोनाइट्राइल, उल्टा। अब आइसोनाइट्राइल का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पर इसका वो ग्रुप बना रखा कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए भाई, आइसोनाइट्राइल, इसको NC बोलते हैं, होता है ना CN साइनाइड का, NC उल्टा। NC मतलब उल्टा पढ़ रहे हैं, CN उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि कार्बन इसके नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। पहले कार्बन कहाँ, कार्बन की चेन या हाइड्रोजन, ठीक है, पहले कहाँ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ सिर्फ R लगता है, H नहीं लगेगा, ये याद रख लेना। HNC नहीं होता, ठीक है, ये तो नहीं है। RNC होता है, तो R ही लगेगा अकेला। अब R के साथ NC लगा हुआ है, NC कैसे लगेगा, कार्बन है, मान लो यहाँ पे मैं कार्बन लगा देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन है ना, यही वाला CH3 मैंने लगा दिया, कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी, एक वैलेंसी वो नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की टोटल 3 वैलेंसी और एक लोन पेयर होता है, तो बाकी की दोनों वैलेंसी नाइट्रोजन किससे कंप्लीट करेगा, कार्बन से। यस, यहां तक सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है? इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है वो समझा रहा हूं, ध्यान से करना इसे, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करें। कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने इसके साथ शेयर कर लिए नाइट्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। मान लो 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं मैं इनके साथ, है ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि NC तो ऐसे ही बनेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं कार्बन के, खाली वैलेंसी है। खाली वैलेंसी तो काफी रिएक्टिव होगा, याद रख लेना, रिएक्टिव होता है ये RNC, आइसोनाइट्राइल, बहुत रिएक्टिव है, किसी भी स्पीशीज से रिएक्ट कर लेता है, तो आसानी से स्टेबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली पड़ी है। तो कार्बन की अगर वैलेंसी खाली पड़ी और इसको हम रिएक्शन के लिए भी कुछ नहीं देते तो क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं तिकड़मबाजी करेगा। क्या करेगा वो, अब जरा ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी भी एटम के पास वैलेंसी फ्री पड़ी है, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उनकी वैलेंसी 2 फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, याद रख लेना। तो यानी फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अट्रैक्टिंग। यस जोरबी बेटा बोलो। Sir, in the example there are 2 carbons, so it will be ethane isonitrile. नहीं There are नहीं 2 carbon. नहीं 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 बेटा, बताता हूँ, वो भी हम आगे बात करेंगे, नेम की आगे बात करेंगे। देखिए बीच में ना चेन ब्रेक है, कार्बन की चेन कंटिन्यू नहीं है, तो इथेन नहीं लिख सकते, समझ गए? बीच में नाइट्रोजन जुड़ा है बेटा। यस गॉट इट, है ना, वो भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी बॉन्डिंग समझते हैं। तो ये क्या करता है, देखिए, तो क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसकी 1 वैलेंसी खाली हो, कोई भी एटम, या 2 वैलेंसी खाली हो, 1 या 2, अगर कार्बन की 1 वैलेंसी खाली होती है उसको बोलते हैं भाई फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, यस क्लियर है ये बात? 1 वैलेंसी खाली हो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। अगर किसी कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो, तो यानी कार्बन है अपने पास और उसकी 2 वैलेंसी खाली है, उसको बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन, ठीक है, यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो होते हैं, याद रखना, ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं पता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला कार्बन खींचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑलरेडी कार्बन के पास, देखिए एक और इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, कार्बन के ऊपर बना नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रखा है कार्बन को, और इस तरह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इसको एरो से दिखाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन को, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर लिया, एक तो डोनेट कर दिया, दूसरा शेयर कर लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, जबकि जनरली बॉन्ड्स में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के होते हैं, दोनों का हाफ हाफ होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डोनेट कर दिया कार्बन को, तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया।
क्लियर है? तो इस तरह से भी इसको लिखते हैं और यही ग्रुप होता है आइसोनाइट्राइल। हाँ भाई, समझ में आ गया आइसोनाइट्राइल का बॉन्डिंग फंक्शन। अब भी ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो अब देखो ये वापस भी चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, फिर से ऐसे। तो ये इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं। यस बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, तो यही है इसके अंदर कहानी। अब बात करते हैं इसके नेम की। अब इसका नेम थोड़ा सा भयंकर होता है। ये वाला जो कार्बन है ना, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए मिथेन वाला वगैरह कुछ, लेकिन कमाल की बात है कि इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर जनरली कहीं पे भी आपको कार्बन दिखेगा तो कार्बन को मिथेन का नाम या मिथाइल का नाम या कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, बट इस पूरे ग्रुप को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। इसका कोई और दूसरा यानी कार्बन की चेन का यहाँ पर नाम ही नहीं है। ये हो गया आइसोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है ना। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है तो डेफिनेटली इस कार्बन को अलग नाम दिया जाएगा। तो ये अकेला कार्बन है, एक ही कार्बन की चेन है, मिथेन प्लस आइसोनाइट्राइल। आई और ई, बीच में ई था मिथेन के, ई और आई की वजह से ई कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो मिथेन आइसोनाइट्राइल, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है? दो कार्बन है, जैसा जो रवि ने बोला था कि दो कार्बन है सर, तो उस हिसाब से इसका नाम इथेन आइसोनाइट्राइल होना चाहिए, बट इसका नाम मिथेन आइसोनाइट्राइल है क्योंकि साइनाइड जो सॉरी एनसी जो ग्रुप है, आइसोनाइट्राइल जो ग्रुप है, उस कार्बन का नाम नहीं देते इस केस में स्पेशली। लेकिन इथेन तो फिर भी नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते इथेन? क्योंकि कार्बन कार्बन में दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, बीच में नाइट्रोजन है, दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है तो चेन अलग होगी, दोनों को अलग नाम मिलना चाहिए। एक को नाम मिथेन दे दिया, दूसरे कार्बन को नाम आइसोनाइट्राइल दिया गया है यहाँ। यस, क्लियर है ये बात? यस जौरव बेटा बोलो। Sir, in the left hand side, if we add one more CH2, then it will become ethane isonitrile. लेफ्ट साइड में, यस, यहाँ पर आप जोड़ सकते हो CH3 और इसको CH2 बना देंगे, है ना, ऐसे Yes. इस तरफ याद रखना, इस तरफ आप कार्बन नहीं जोड़ सकते, क्यों? वरना ये आइसोनाइट्राइल रहेगा ही नहीं, है ना। ओनली द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस तरफ कार्बन की चेन कितनी बड़ी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने R लिखा है, R का मतलब है कि एक कार्बन लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, whatever you want that will be, that can be introduced, okay। तो ये था आइसोनाइट्राइल 7th ग्रुप। इसके भी 10 के 10 पार्ट लिख कर देखना, ठीक है। हालांकि इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं, देयर इज ए कंट्रोवर्सी। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको आईयूपीएक ने नेमिंग नहीं दी है, आईयूपीएससी ने इसको नाम नहीं दिया, आइसोनाइट्राइल फालतू में लोग यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन भी हमने जो देखा है अभी तक, है ना, अलग अलग बुक्स के अंदर आइसोनाइट्राइल आईयूपीएससी नेमिंग में आता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं आता क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, तो इसके ऊपर फालतू में मत्था क्यों मारे। बट ये नेमिंग में आता है और इसकी यही नेमिंग है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया होगा, है ना। कई जगह पर आज भी साइंस में क्लियर कट चीजें नहीं है, वहां पर कंट्रोवर्सी है, यस इट इज, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वें नंबर पर आता है भाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसा कि हमने कल पढ़ा था, एल्डिहाइड आपको याद होगा, है ना, CHO ग्रुप, जिसके बारे में मैंने सारा बताया था, C डबल बॉन्ड O और इस तरफ H और इस तरफ कार्बन या हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए यहाँ H लगा है तो HCHO, इसको CHO लिखते हैं। COH क्यों नहीं लिखते? COH भी तो लिख सकते थे, ये तो अल्कोहल बन जाएगा क्योंकि हमने एक नाम दे रखा है पहले से COH को, अल्कोहल, दैट इज व्हाई से CHO लिखते हैं। क्लियर है ये सबको, है ना? ये हम कल कर चुके हैं, ध्यान दे देना, ठीक है, जब भी लास्ट लेक्चर था हमारा। तो देखिए भाई R या H लगा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ डायरेक्ट H जोड़ दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पर आप कार्बन की चेन नहीं जोड़ सकते, परमानेंटली H। अब टर्मिनल भी होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप हमेशा लास्ट होता है, एंड करता है वो कार्बन की चेन, इधर आ गया आप कार्बन की चेन नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इसको टर्मिनल ग्रुप भी बोलते हैं, टर्मिनल एंड में आने वाला, है ना। तो देखिए CHO लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं, इसके पीछे लगता है AL, आल बोल सकते हो, AL बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स। AL लगाते हैं इसके नाम में, AL। तो देखो अगर पहला बनाऊं तो H लगा दिया, CHO ग्रुप है, एक ही है मिथेन, तो मिथेन और E ड्रॉप हो जाएगा और AL साथ में लग जाएगा, मिथेनॉल, मैथेनॉल, जैसा भी आपको प्रोनाउंशिएट बेटर आती है आप अपनी तरफ से चॉइस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन से, क्योंकि हमें लास्टली लिखना ही है उसे। तो मैथेनॉल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड एल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड मैथेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन है कम से कम, है ना। समझ में आ गया फर्स्ट एल्डिहाइड सबको?
ये जो है नेम आएगा Al, मीथेन का E हटा के Al लगा दो। सेकंड, 2 कार्बन की चेन बढ़ेगी CH3, H की जगह CH3 लगा दो, CH3CHO, एथेनॉल, इथेनॉल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथेनॉल। और ये हमारा इस तरह से एल्डिहाइड 8वें नंबर पर कंप्लीट हो गया। यस, क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर के ऊपर आता है कीटोन। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, मैंने आपको नाम बताया था इसका, नेल पॉलिश रिमूवर का काम करता है ये, है ना। हमारे घरों में हमारी सिस्टर्स, हमारे मदर्स ये यूज करती हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, है ना। तो ये है कीटोन, और इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो फर्स्ट कीटोन एसीटोन। तो देखो C डबल बॉन्ड हो, इस तरफ भी R है, इस तरफ भी R है, दोनों तरफ R है, H नहीं है। अगर H लगा दिया यहाँ पे, एक भी H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। H नहीं लगा सकते आप, कीटोन में दोनों तरफ R लगेगा, दोनों तरफ कार्बन की चेन लगेगी। तो पहला कीटोन जो बनेगा वो कम से कम 3 कार्बन का बन गया। अब ध्यान देना, आप कहें कि सर ये ग्रुप अलग क्यों नहीं? देखो बेटा, C डबल बॉन्ड हो गया, इस तरफ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, इस तरफ भी डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, तो ये कंटिन्यू है, 1 2 3, तीनों कंटिन्यू कार्बन है। समझ में आ गया होगा? तो 3 कार्बन की चेन कम से कम चाहिए, CH3CO CH3, इस तरह से इसका नाम आएगा CH3CO CH3। और इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, प्रोपेन, और पीछे लगता है 1 ONE, प्रोपेनोन। फर्स्ट कीटोन प्रोपेनोन, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। कॉमन नेम भी अच्छे से याद करना, फर्स्ट कीटोन प्रोपेनोन एसीटोन, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। याद रहेगा फर्स्ट कीटोन? सिंपल है ना, ऑन लगाना बस पीछे, लेकिन एसीटोन कॉमन नाम है तो सीधा याद रखना पड़ेगा। ठीक, अभी देखिए ब्यूटेनोन। नेक्स्ट देखो, एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, किसी भी साइड बढ़ा दीजिए, टोटल 4 कार्बन की चेन है, इसको ब्यूटेनोन बोलेंगे, ब्यूटेनोन। याद रखना, अभी सिर्फ ग्रुप करवाए जा रहे हैं, जब नेमिंग आएगी असली वाली, ग्रुप्स के नाम बताए जा रहे हैं। अब इनके पीछे लाइन लग जाएगी कि पहले पोजीशन पर कौन सा लगा, दूसरे पोजीशन पर कौन सा लगा, वो सब बाद में करेंगे। तो यहाँ हम पोजीशंस को नहीं देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड को एक ही जगह पर लगा रहे हैं, एक कार्बन के बाद C डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। आप इसको यहीं पर लगाइए और इसके बाद एक CH3 होना चाहिए। अगर आप इसे यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक CH3 है, तो देखिए बीच में कहीं आएगा, इसको भी CH3 मान लेते हैं, तो ये कहीं बीच में आएगा, तो इसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है कि 1 2 3 या 1 2 3 किस तरफ, तीसरी पोजीशन पर है तो हम इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं, वो सब बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं। आप डायरेक्टली बिना पोजीशन के सीधा इसका नाम लिखो, ब्यूटेनोन। 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटेनोन, दैट इज द 4 कार्बन। क्लियर है बेटा सबको? अब बात करते हैं अभी अल्कोहल, ग्रुप नंबर 10, ठीक है, 10वें ग्रुप पर आएगा। इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल होता है 10th लेवल पर, तो सबसे पहले ROH, सिंपल ग्रुप है, R कार्बन की चेन है, OH लगा दो, बस कुछ नहीं। और लास्ट में लगेगा OL, OL। एल्डिहाइड में था AL, AL एल्डिहाइड में, और अल्कोहल में OL होता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रख लेना, और गहराई से चेक करना इसको, OL और AL दोनों का। तो देखिए अब क्या हो रहा है, CH3OH, कार्बन की चेन लगी CH3, साथ में लगा दिया OH, तो ये क्या बन गया, CH3OH, पहला अल्कोहल, और CH3OH ऐसे भी लिख सकते हैं, मीथेन के साथ O लगेगा, मेथेनॉल। और अगर 2 कार्बन की चेन है, पीछे OH लगा हुआ है, C2H5OH, एथेनॉल, इथेन के साथ O लगा हुआ है, और इस तरह से आपको 10 बनाने हैं, एक या दो नहीं। एथेनॉल जो होता है, जो सेकंड नंबर वाला एग्जांपल है, CH3CH2OH, C2H5OH भी बोल सकते हैं, एथेनॉल दैट इज, है ना। ये एथेनॉल, ये जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल वो शराब, ये वो है अल्कोहल जो पीने वाला है, बाकी कोई पीने वाला अल्कोहल नहीं होता, और ये भी खतरनाक ही होता है, अच्छी चीज तो ये भी नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट इसे लोग पीते हैं नशा करने के लिए, एथेनॉल को, पर वो प्योर नहीं होता है। याद रखना, शराब के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% तक अल्कोहल हो सकता है, 60%, 60 से ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बर्निंग सेंसेशन देता है, सीधा बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए, बट लोग इसको नशे के लिए 2 नंबर में यूज करते हैं, है ना, अच्छी चीज नहीं है ये। लेकिन एटलीस्ट ये वो शराब है, ये वो अल्कोहल है जो पिया जा सकता है। हम जनरली बोलते हैं ना, अल्कोहल कंज्यूम करता है फलाना धिमकड़ा, है ना, तो यहाँ पर भी अल्कोहल को पिया जा सकता है, तो वो ये वाला अल्कोहल है। ऊपर वाला जो अल्कोहल है ना, मेथेनॉल, ये वाला मेथेनॉल, अगर इसकी एक ड्रॉप अल्कोहल की, एक ड्रॉप भी आपने पी ली, अंदर चली गई,
मौत के चांसेस भी हैं, डेथ हो सकती है, वरना अंधे तो पक्का हो जाओगे, यू विल बी ब्लाइंड। मैथेनॉल इतना खतरनाक होता है कि आप ब्लाइंड हो सकते हो। आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत होगी। वो जहरीली शराब क्या होती है पता है? लोग इसको एथेनॉल को घर पे बनाते हैं देसी तरीके से, ठीक है, बनाने के तरीके हैं बहुत सारे। इसको बनाने के बाद इसको कंसंट्रेट करने के लिए वो कुछ तिकड़मबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उस शराब में मैथेनॉल अपने आप बन जाता है, और मैथेनॉल के बनने की वजह से वो पीते हैं उसको और मर जाते हैं। यही वो जहरीली शराब है। समझ में आया? देसी शराब जिसको बोलते हैं ना, खुद घर पे बनाई हुई, वो शराब में मैथेनॉल के बनने के चांसेस होते हैं। अब उनके पास कोई टेस्ट वेस्ट तो है नहीं केमिस्ट्री का कि उसको चेक कर ले मैथेनॉल बनाए कि नहीं, तो इस वजह से अब वो उसको कंज्यूम करते हैं और लोग मर जाते हैं। ये वजह है। तो एथेनॉल पीने के लायक है, उसके अलावा कोई भी अल्कोहल पीने के लायक नहीं, और ये भी पॉइजनस होता है। लोग इसको नशे के लिए यूज करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? मैथेनॉल एथेनॉल है ना? ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थायोल। अब देखो अल्कोहल कर लिया, ओल लगाया, एक थायोल होता है, RSH, ऑक्सीजन की फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब देखो ये जो है ये ऑक्सीजन की पूरी फैमिली है ना, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप जिसके अंदर लगाता है। और ये जो ऑक्सीजन की फैमिली है, इस फैमिली के अंदर RSH, अगर ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ पर अगर OH लगाया तो अल्कोहल बन गया, ओल। और अगर OH को हटाकर मैंने S लगा दिया, O को हटाकर S लगा दिया, तो ये बन गया थायोल। थायो का मतलब सल्फर होता है, केमिस्ट्री में एक मीनिंग होता है रोमन लैंग्वेज में, थायो का मतलब सल्फर। तो यहाँ पर थायो का मीनिंग सल्फर है। क्लियर है बेटा सबको? तो थायोल SH बिल्कुल सेम टू सेम है, पहले वाले अल्कोहल की तरह सब कुछ सेम है। तो मीथेन थायोल, अब देखो ई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओल, सॉरी ओल लगा हुआ है ना, ओल। तो भाई ई ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर, थायो। अगर मैं इस थायो वर्ड को हटा दूं फिर ई ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मिथेनॉल बनेगा, लेकिन थायो के साथ टी लगा है। मेरी कई दिनों से तबीयत खराब चल रही है, आई डोंट नो, मेडिसिन भी लेता हूँ लेकिन फिर से वही हाल रहता है ना, आज फिर से वही हाल हो रहा है। चलिए, तो मिथेन ई रहेगा यहाँ पर, याद रखना, क्योंकि टी के साथ ई को ड्रॉप नहीं करते हैं, दैट इज मिथेन। मिथेन थायोल। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? और अगर इथेन थायोल बनाना तो 2 कार्बन की चेन लगेगी, दैट इज इथेन थायोल। अब इसका एक कॉमन नेम है भाई इथेन थायोल का। इथेन थायोल का कॉमन नेम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, 2 कार्बन की चेन के लिए इथाइल लगता है, और एसएच ग्रुप को मरकैप्टन बोलते हैं कॉमन नेम लैंग्वेज में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, सबके नहीं होते हैं कॉमन नेम, कुछ एक मॉलिक्यूल्स के होते हैं जिनके हैं, उनका आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है वो एलपीजी गैस में डाला जाता है। किस लिए? जो आपको एलपीजी अगर लीक हो जाए तो स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल आती है, वो इसी की आती है। समझ में आया? सेफ्टी डिवाइस के लिए डाला जाता है, क्योंकि एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। अगर आपने एलपीजी लीक हो रही है आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि उसकी स्मेल ही नहीं है। और अगर आपने गलती से कोई घर का स्विच ऑन कर दिया, कई बार आपने देखा ना बटन दबाते ही एक चिंगारी उठती है बटन के अंदर से, देखा होगा सबने? यस। तो अगर एलपीजी गैस सिलेंडर से लीक हो जाए, और वो डेफिनेट सी बात है हर जगह घुस जाएगी, गैस है वो, तो वो स्विच में भी घुस जाती है। तो स्विच को जैसे दबाते हैं उसमें हल्की सी चिंगारी उठती है, और उस चिंगारी से उसमें आग लग जाती है, और फिर रूम में जितनी जगह पर फैली सारी गैस में आग लग जाती है। क्यों? ऑक्सीजन तो रूम में ऑलरेडी है, और पूरा रूम उड़ जाता है, पूरा घर उड़ जाता है अगर उसमें स्मेल ना हो तो इसलिए उसमें स्मेल पैदा करने के लिए हम उसमें इथाइल मरकैप्टन डालते हैं। ये कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपैक नेम है इथेन थायोल। यस, क्लियर है सबको? इथेन थायोल दैट इज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है एमाइन। एमाइंस दैट इज, अब एमाइन कौन सा है चलिए देखते हैं लेक्चर के अंदर और कितने के वो हैं। ठीक है, लास्ट ग्रुप कौन सा है? टोन थायोल।
ठीक है, एक और स्लाइड बची है बस, फिर हम इसको जल्दी फिनिश कर देंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा स्लाइड्स करवाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। इतना ही करेंगे आज, तो इतना ही है, नो वरी। देखिए RNH2 1 डिग्री अमाइन, RNH RN डबल R 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्या होता है भाई, कार्बन की चेन लगी हुई है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जोड़ दी, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन, लगा दिया, क्या बना RNH2। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, क्यों, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन की चेन है, बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 डिग्री अमाइन। यस, क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आया 1 डिग्री अमाइन, सिंपल है ना। इसके पीछे भी लगता है अमाइन, सीधी बात। 2 डिग्री अमाइन देखिए, अब अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को उड़ा दूं और इसकी जगह पर एक R लगा दूं, कार्बन की चेन, ये डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक कार्बन की चेन लगा दी, तो देखो नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन की चेन लग रही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया, अब इसका नाम 2 डिग्री अमाइन। NH लगा हुआ है, यहां मैंने NH दिखाया, दोनों तरफ R लगा हुआ है, 2 डिग्री अमाइन। यस, क्लियर है सबको, 2 डिग्री अमाइन, बताइए जरा, क्लियर है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं एक और H हटा दूं तो यहां से, और इसकी जगह पर भी R लगा दूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, यहां पर भी R लग गया, तो देखो ये बन गया 3 डिग्री, R R R। नाइट्रोजन के साथ कोई H नहीं है, तीनों वैलेंसियां कार्बन से पूरी करेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी रहेगा, तो ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, 1 2 3। यस, क्लियर है बेटा, 3 डिग्री अमाइन। क्वाटरनरी अमाइन भी होता है, 4 डिग्री भी होता है, वो कैसे हो सकता है, वो क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही है। नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर दे कार्बन को, कार्बन की चेन को, R को, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन मान लो पहले से कोई पॉजिटिव था तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह से 4 R भी जुड़ सकते हैं। याद रखना, नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 R भी जोड़ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी 4 डिग्री अमाइन। लेकिन 4 डिग्री अमाइन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आगे आएगा तो बता दूंगा, लेकिन 4 डिग्री तक होता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बट वो 4 डिग्री अमाइन जो बनेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो साल्ट बन गया, तो इसलिए क्वाटरनरी अमाइन नहीं होता, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया थोड़ा सा। तो डिग्री तो 1 2 3 तक होते हैं, लेकिन आपने अगर 4 सुन लिया हो तो इसलिए मैंने आपको पहले से बताया, जब 4th करेंगे तब उसको फिर से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी 3 तक चलेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आएगा, नाइट्रोजन के साथ एक R है, नाइट्रोजन के साथ 2 R है, नाइट्रोजन के साथ 3 R है, तीनों R है 3 डिग्री। अब एग्जांपल, इसके नेमिंग देखिए, एक कार्बन की चेन है, मीथेन अमाइन, दैट इज द नेम, मीथेन अमाइन, क्लियर है, 1 डिग्री। 2 डिग्री देखिए अब जरा क्या होता है, अब भाई क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो दोनों कार्बन की चेन अलग अलग काउंट होंगी, ठीक है, याद रखना, दोनों कार्बन की चेन अलग अलग काउंट होंगी। तो अब बात आती है कि हम नाइट्रोजन को किस कार्बन की चेन के साथ लें, जो बड़ी कार्बन की चेन है, अगर दोनों बराबर है फिर तो किसी को भी ले लो, यहां जैसे सेकंड एग्जांपल में दे रखा है दोनों बराबर है, लेकिन जो बड़ी कार्बन की चेन है हम नाइट्रोजन को उसके साथ रखेंगे, तो यहां तो किसी के साथ भी रख लीजिए, तो इसको हमने नाइट्रोजन को रख दिया इस कार्बन के साथ, तो ये बच गया मिथाइल ग्रुप, क्लियर है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप बच गया, है ना। और दूसरे का नाम क्या होगा, उसमें भी एक ही कार्बन है, तो मीथेन, मिथाइल लग गया, मीथेन अमाइन, तो मीथेन अमाइन, तो इसका नाम हो गया मीथेन अमाइन। अब देखिए ये 2 डिग्री है, मीथेन अमाइन, लेकिन इससे पहले जो मिथाइल लगा हुआ है ना, उस मिथाइल के आगे N लगेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये स्पेशल नेम होता है अमाइन का, सीधा आप इसको मिथाइल लिख के और मीथेन अमाइन नहीं लिख सकते, क्यों, ये जो N है ये दिखाता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये नाइट्रोजन के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा मिथाइल, इसका मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल, और फिर मीथेन अमाइन, मतलब ये तो मीथेन के साथ अमाइन जुड़ा, ये तो कवर हो गया इसमें, बट इस मिथाइल को हम स्पेशली बोलते हैं कि वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम होगा N मिथाइल मीथेन अमाइन, 2 डिग्री अमाइंस का नाम N मिथाइल मीथेन अमाइन। यस, क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में 2 बार N लगाना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे। तो देखिए 3 डिग्री में क्या होता है,
यहाँ मैं नाइट्रोजन को किसी एक कार्बन जो सबसे बड़ा हो, यहाँ मतलब बड़ी चेन हो, यहाँ तीनों बराबर है, तो मैं किसी भी एक कार्बन की चेन के साथ नाइट्रोजन को ले लेता हूँ, तो इसका नाम हो गया मीथेन अमाइन। ये तो सिंपल था, लास्ट टाइम तो हमने रख दिया। अब ये कार्बन क्या है, मिथाइल है, ये कार्बन क्या है, मिथाइल है, और तीनों कार्बन अलग अलग चेन है, क्योंकि तीनों के बीच में नाइट्रोजन आता है, याद रख लेना। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो मैं इसको लिखूंगा NN, 2 बार, दोनों N से जुड़े हैं दोनों मिथाइल, NN डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो 2 बार के लिए डाई लगा दिया, और डाई लगाया तो यहाँ डाई एन नहीं लगा सकते, यहाँ लगोगे एन एन, और एन के बीच में कोमा आएगा, फिर उसके बाद हाइफन आएगा, फिर डाई मिथाइल। और याद रखना पहला डिजिट बड़ा होता है, पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे लेटर छोटे होते हैं। तो एन एन यानी 2 बार नाइट्रोजन से दोनों मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़े हैं, डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल ये ग्रुप का नाम, और मीथेन अमाइन ये पूरा नाम हो गया, एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। हाँ भाई क्लियर है, 3 डिग्री नाइट्रो एमाइंस का नाम समझ में आ गया। याद करना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये आगे यूज करेंगे। अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुप्स बता रहे हैं। ग्रुप्स के बाद में जब इन ग्रुप्स में ना, यहाँ मैंने CH2 कर दिया, फिर C डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर यहाँ पर इस कार्बन की तो पूरी है, फिर यहाँ पर मैंने COOH लगा दिया, अब ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। अब इसकी नेमिंग में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दें, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद किसको दें, फिर कीटोन के ग्रुप को देंगे, उसके बाद किसको दें, फिर अमाइन के ग्रुप को देंगे, फिर सबसे पहले यानी इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पीछे होगा। तो ये सारी चीजें जब कॉम्प्लेक्स होंगी वो आगे आएंगी, पहले सिर्फ ग्रुप का नाम चल रहा है, कि ग्रुप का नाम पता तो हो आपको, तभी तो आगे की नेमिंग कर पाओगे। तो ग्रुप का नाम 3 डिग्री अमाइन, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं 13th और 14th ग्रुप की। तो देखो भाई ये हमने कल किया था, बहुत आसान है, तो सबसे आसान है। एल्कीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक कार्बन की पूरी चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड एल्कीन हो जाएगा। जैसे एल्केन था, एन यानी सिंगल बॉन्ड वाले, तो इथ के साथ इन लगेगा, इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड। यस क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अब इसको ना इथाइलिन भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, इथीन को इथाइलिन भी बोलते हैं, और ये कॉमन नेम है। जिसका भी कॉमन नेम होगा, जैसे आपका एक होता है डॉक्यूमेंटेशन में नाम, घर पे आपके 10th लेवल की जो DMC है, डिटेल मार्कशीट है, उसमें आपका नाम होता है, और एक होता है आपका घर पे कॉमन नेम, है ना, चिंटू बिंटू इस तरह के नेम होते हैं कॉमन नेम। तो यहाँ पर इनके भी बेचारों के कॉमन नेम है, जिसको IUPAC कहती है कि इसे भी याद रखना जरूरी है। हालांकि IUPAC नाम ही इंपॉर्टेंट होता है, बट इसे भी याद रखना जरूरी है, क्लियर है। तो अब आगे आता है अभी एल्काइन, YN ही लगेगा, तो मतलब कार्बन कार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एक एक H ही लगेगा, इसका नाम होगा इथ, 2 कार्बन है। आइन, इथ के साथ YN ही लग गया, इथ आइन। और इसका भी एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ये भी गैस होता है, और ऊपर वाला इथाइलिन भी गैस होता है। हाँ भाई क्लियर है, दोनों समझ में आ गए बेटा। अब देखिए दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो इथाइलिन होती है ये नेचुरल फ्रूट राइपनिंग होती है, यानी फलों को नेचुरली पकाती है और नेचर में मिलती है, फ्रूट्स के अंदर मिलती है। जब फ्रूट कच्चा मैंगो है वो धीरे धीरे पक जाता है, वो इसकी वजह से फ्रूट के अंदर बनती है इथाइलिन। और नीचे वाली जो गैस है एसिटाइलिन, कॉमन नेम है जिसका, ये हम जबरदस्ती डाल के फ्रूट्स के अंदर उनको पकाते हैं, जो कच्चा मैंगो उठा लिया और उसको बाद में पकाते हैं, ये गैस डाल के, पाउडर होता है उस पाउडर में मॉइस्चर से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रूट से, और वो गैस रिलीज करता है, और ये गैस हमारे लिए खतरनाक होती है। ऊपर वाली गैस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है, नीचे वाली गैस हार्मफुल होती है, लेकिन लोग इसको यूज करके फ्रूट को पकाते हैं। जैसे आपने देखा होगा केला जो है 2 दिन रखो तो कई जगह से गल जाता है, बहुत ज्यादा पिल्ला होके खत्म ही हो जाता है अपने आप ही, जबकि ऊपर से तो वो कच्चा दिख रहा था, लेकिन अंदर देखते तो गला हुआ है कई जगह, यानी उस जगह पर वो पैकेट टच हुआ है और वहां पर ज्यादा एसिटाइलिन गैस रिलीज हुई है, जिसकी वजह से वो गल गया, जल्दी जरूरत से ज्यादा पक गया, खत्म, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। इसलिए जो नेचुरल पके हुए फ्रूट हैं वही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, समझ गए। तो केला जो है जनरली जो येलो दिखता है वो नेचुरल पका नहीं होता। आपने देखा होगा डोट वाला केला, जो केला होता है उस पर ऐसे ऐसे डोट लगे होते हैं, ब्लैक डोट, छोटे छोटे बहुत सारे, देखा है ऐसा केला, देखा होगा पक्का, ब्लैक कलर के डॉट ही डॉट होते हैं ये लोग, ये नेचुरल पका हुआ है।
और जिसमें कोई डॉट वॉट नहीं दिख रहा आपको, वो येलो कलर दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो आर्टिफिशियली पका रहा है। क्लियर है? और नेचुरल पका हुआ केला खा के देखना, बहुत टेस्टी होता है नेचुरल पका हुआ केला, मिठास बहुत अच्छी होती है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो फीका सा होता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये था भाई आज के लेक्चर के लिए, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। भाई अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब आप लोग अपने डाउट्स बताइए, व्हाट आर योर डाउट?